जय हिंद साथियों। आज हम संविधान के पार्ट 3 मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं और मौलिक अधिकार के अंतर्गत मैं आपको आज इसका जो प्रारंभिक स्वरूप है वो बताने जा रहा हूँ। हालांकि इस पर कल भी मैंने चर्चा की थी, लेकिन उसके अलावा आज मैं आपको सीधे पार्ट 3 की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। चूँकि मौलिक अधिकार काफ़ी डिटेल में है, इसलिए इसको एक पार्ट में बता पाना मुश्किल होता है यदि आप डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, और यदि डिटेल के साथ आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट 3 जिसका नाम है मौलिक अधिकार। संविधान में कुल 22 पार्ट हैं, आपको मालूम होगा 395 आर्टिकल्स हैं। पार्ट 3 में मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। कहाँ से लिए गए हैं तो यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये मैंने आपको कल बताया था, इसकी हिस्ट्री बताई थी। बिल ऑफ राइट के नाम से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको शामिल किया गया था। इनकी कुल संख्या 6 है, पूर्व में ये 7 थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 300 जो आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार, इसे 300 का में रख दिया गया है ना। तो अब बचे हुए हैं 6 मौलिक अधिकार हैं। इनका संरक्षण कौन करता है? ये संरक्षण करने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका संरक्षण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके संरक्षक कौन है? प्रकृति कैसी है? ये प्रवर्तनीय है, अर्थात यदि कोई आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप जो है इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर इसे लागू करवा सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये प्रवर्तनीय है और ये सीमित है, असीमित नहीं है। इनकी प्रकृति कैसी है? सीमित है। तो आपको ये वन लाइन फैक्ट के तौर पे आपको याद रखना है। कल मैंने आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी, उसका संक्षिप्त रूप आपको मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति को प्राप्त है, राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार के लिए ये नकारात्मक है, सरकार के लिए नकारात्मक है, जनता के लिए ये सकारात्मक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सरकारी या गवर्नमेंट की जो निरंकुशता है उसको नियंत्रित करने के काम आते हैं मौलिक अधिकार। अभी आप देखें 1215 मैग्ना कार्टा, 1776 अमेरिकी संविधान, 1789 फ्रांसीसी क्रांति और 1948 यूएनओ द्वारा मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा। ये अपन ने कल पढ़ा था यूडीएचआर। इसके बाद में अगर अपन भारत की बात करें तो 1895 में सबसे पहले तिलक ने मौलिक अधिकारों को अपने स्वराज विधेयक में शामिल किया। 1917 में होम रूल लीग आंदोलन में एनी बेसेंट ने और तिलक ने इसकी मांग करी। 1928 नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1931 कराची अधिवेशन जो मौलिक अधिकारों के लिए ही जाना जाता है। इसके अलावा 1945 सर तेज बहादुर सप्रू समिति की ने सिफारिश की थी कि मौलिक अधिकारों का समावेश कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाए। तो इस तरह से छोटा सा इतिहास मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और 6 फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। तो 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनके जो संक्षिप्त नाम है वो है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया था। अब आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार है ये वास्तव में अब मौलिक अधिकार न होकर के एक कानूनी अधिकार है। आर्टिकल संविधान संशोधन 44 के तहत इसे उठाकर 300 का में रख दिया है, ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए 12 से 35 तक हैं और मौलिक अधिकार शुरू होते हैं आपके आर्टिकल 14 से। बट यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 12 और 13 में क्या है। तो
12 और 13 को भी आप समझ लें। आर्टिकल 12 में राज्य या स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब जो राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया उसके अंतर्गत आते क्या क्या है, तो एक संघीय सरकार आती है, मतलब केंद्र की कार्यकारी सरकार, मतलब प्रधानमंत्री एंड अदर मिनिस्टर्स, प्लस जो गवर्नमेंट होती है संघ की सरकार वो आती है। इसमें आती है स्टेट गवर्नमेंट एंड उसके अंतर्गत काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो आ जाते हैं। एंड फिर आ जाती है लोकल गवर्नमेंट, मतलब स्थानीय सरकार, जो कि आपके पंचायतें आ जाती हैं और आपका जो नगर निगम नगर पालिका वगैरह आ जाती हैं, वो सब स्थानीय सरकार के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो और सभी प्रकार के वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय और प्राधिकरण जैसे ONGC, LIC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोर्ड, निगम आदि जो भी गवर्नमेंट द्वारा पोषित संपत्ति द्वारा संचालित किए जा रहे हैं वो सब जो है ना राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जितनी मैंने बात बताई हैं इनमें से फंडामेंटल राइट्स का यदि कोई हनन करने वाली कार्रवाई करता है, कोई कानून उपनियम कुछ बनाता है, तो उसके विरुद्ध आप जो है कोर्ट में अपना न्याय प्राप्त कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन की आप शिकायत कर सकते हैं इनके खिलाफ। तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है वो आपको मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपन आर्टिकल 13 में क्या है। तो आर्टिकल 13 काफ़ी विस्तृत है, तो 12 तो आप समझ गए राज्य शब्द परिभाषित है। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण की विधियाँ दी गई हैं। अल्पीकरण का मतलब होता है कम करना या ख़त्म करना, अल्पीकरण मतलब सीमित करना, अल्पीकरण मतलब सीमित करना। तो देखिए अल्पीकरण का मतलब जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें एक बात कही गई कि संविधान लागू होने से पहले जो कानून प्रचलन में थे उनका वो कानून भी जो है ना वर्तमान में प्रचलित रहेंगे और जो बाद में बनाए गए कानून है वो भी इसमें लागू होंगे। लेकिन यदि कोई कानून चाहे वो पहले बना हो या जो बाद में बना हो, यदि वह भाग 3 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या उन्हें सीमित करता हो, उस सीमा तक वह कानून मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले बनाए गए कानून जो आज भी लागू हैं, लाइक आप देखिए 1934-35 में RBI एक्ट बना तो रिजर्व बैंक तब से ही चल रहा है। IPC CRP 1860 में बना वो भी आज भी चल रहा है। ऐसे कई कानून जो ब्रिटिश काल में बने थे वो आज भी चल रहे हैं, लेकिन उन कानूनों को रद्द कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है जो भाग 3 के असंगत थे, उनका उल्लंघन करते थे भाग 3 का, है ना। और बाद में जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो मौजूदा गवर्नमेंट है या राज्य जो कानून बनाता है, याद रखना अगर मैं राज्य शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं इसका मतलब है आर्टिकल 12 में राज्य की जो मैंने परिभाषा दी है वो है। तो बाद में भी जो कानून राज्य द्वारा अगर बनाए जाते हैं तो वे असंगत हैं, अगर फंडामेंटल राइट से असंगत मतलब वो उनको सीमित करते हो या उनका हनन करते हो, ऐसी स्थिति में वो कानूनों को समाप्त किया जाएगा, उस सीमा तक उन्हें इरेज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, ये अपन आगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार में पढ़ेंगे भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये वो न्यायालय है जहाँ पर आप फंडामेंटल राइट्स का हनन होने की स्थिति में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं विधि के तहत। अब इसमें ये कहा गया है कि कानून का मतलब विधि के तहत क्या आता है, विधि के तहत आता है संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए सारे कानून। तो हमने जो राज्य शब्द बताया वो ही आ जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के अध्यादेश भी कानून के अंतर्गत आते हैं या विधि के अंतर्गत आते हैं। ऑर्डिनेंस, कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अन्य जो संस्थाएं जो काम चलाती हैं, तो कार्यपालिका के विधान और नियम भी इसके अंतर्गत आते हैं। कोई रूढ़ी या प्रथा जो चल रही है, जो सामाजिक प्रथा है, कोई पर्सनल लॉ है आपके सोसाइटी का, अगर कोई रूढ़ी या प्रथा आप इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो ऐसी रूढ़ी या प्रथा भी जो है ना बैन कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अभी जैसे 3 तलाक का मुद्दा आया, तो 3 तलाक चूँकि ये पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और ये भारत के संविधान बनने से पहले अंग्रेजों के ज़माने से ही पर्सनल लॉ लागू था।
तीन तलाक का विरोध मुस्लिम कम्युनिटी ने इसलिए किया क्योंकि आप हमारे जो पूर्व के कानून है उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर रहे हैं। परंतु फिर आर्टिकल 13 की याद दिलाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि भाई इसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट का जो उल्लंघन करते हो ऐसे कानून इरेज किए जाएंगे। और तीन तलाक एक ऐसी व्यवस्था है मुस्लिम कम्युनिटी में जो महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन करती है। अतः उन्होंने इसके जो तीन तलाक के विरुद्ध जो कानून बनाया गया है उसको सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। तो रूढ़ी या प्रथा को भी जायज़ नहीं ठहराया जाएगा, जैसे मानव बलि देते हैं या कुछ ऐसी बच्चों की बलि देते हैं या फिर कोई अनैतिक कार्य करते हैं, अमानवीय कार्य करते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी रूढ़ी और प्रथाएं मान्य नहीं होंगी। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रखना कि संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत है, उसे आर्टिकल 13 के नाम पर आप चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि संशोधन अगर किया जाता है तो वो संशोधन फिर मान्य होगा, परंतु वह मौलिक ढांचे का उल्लंघन ना करती हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार था वो एक संशोधन के तहत ही कहाँ रख दिया गया, 300 का में, तो मौलिक अधिकार की लिस्ट से ही हटा दिया गया। तो क्या इसको ये माना जाएगा कि आपने मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून बनाया? नहीं, ये संशोधन है और संशोधन को मान्य करना ही होगा। तो 368 को चुनौती नहीं दी जा सकती, पॉइंट भी नोटेड, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब अपन आर्टिकल 12 हो गया, 13 हो गया। 12 और 13 में कोई मौलिक अधिकार नहीं है, केवल और केवल ये बताया गया है कि 12 में राज्य शब्द है और 13 में अल्पीकरण की विधियां हैं। अब आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक चलता है अब समानता का अधिकार, लेकिन 14 से 18 भी काफ़ी विस्तृत है। तो मैं अभी आज आपको आर्टिकल 14 के बारे में बता रहा हूँ, आप उसके फिर इसकी एक सीरीज अपन चला रहे हैं, तो आपको मौलिक अधिकारों का अच्छे से अच्छा नॉलेज में देने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिएगा आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, मतलब व्यक्ति के विरुद्ध जो व्यक्ति है उसके विधि के समक्ष समता होगी और विधि का समान उसको संरक्षण प्राप्त होगा। याद रखना, विधि के समक्ष समता जो है इसका जो सिद्धांत दिया था वो एवी डेसी ने दिया था, और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले लागू किया गया था ब्रिटेन में, मतलब भारत के संविधान में हमने ये ब्रिटेन से इसको शामिल किया है। आर्टिकल 14 का विधि के समक्ष समता, ये आधा पार्ट है। आधा पार्ट क्या है? विधि का समान संरक्षण, ये यूएसए से लिया है। आइए हम इन दोनों में अंतर समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। बात सबसे पहले हम करें विधि के समक्ष समता की, मतलब कानून के सामने सभी वर्ग समान होगा। कोई कानून सब क्या बोला मैंने, विधि के सामने, जैसे जो कानून की देवी होती है उनकी आँख में पट्टी बंधी होती है, वो इस बात को शो करती है कि कानून के सामने वो आंख मतलब देख करके न्याय नहीं करेगी कि सामने कौन खड़ा है, अमीर है कि गरीब है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, ऊंचा है कि नीचा है, ऊंची जात का है नीचा जात का, किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेटी, किसी भी प्रकार का पक्षपात किए बिना कानून सब पर समान रूप से लागू होगा। ये विधि के समक्ष समता का मतलब हुआ। भारतीय हो या विदेशी हो, जाति, धर्म, वंश, पद, अमीरी, गरीबी, व्यक्ति विशेष को विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे विधि के समक्ष समता में, और कानून सब पे समान रूप से लागू होगा। यहाँ पर अगर कहा कि व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा, व्यक्ति का मतलब क्या होगा? निगम, संस्था, कंपनी, समिति, ये सब व्यक्ति शब्द के अंतर्गत ले लिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विधि के सामने सब समान होंगे। और इसमें जैसे उदाहरण कि एक आम आदमी एक्सीडेंट करता तो, और एक सलमान खान ने एक्सीडेंट किया तो उसमें 3 लोग मरे, और एक सामान्य नागरिक की ड्राइविंग से 3 लोग मरे, तो दोनों को, अब वो एक सेलिब्रिटी है बट दोनों को एक बराबर से एक ही तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा। जैसे टाडा के तहत संजय दत्त को भी जेल जाना पड़ा। अभी कितने सारे नेता जो हैं वो जेल में हैं अभी, क्योंकि वो कानून के सामने सभी लोग क्या हैं? समान है। अरविंद केजरीवाल जेल में है अभी, है ना, या फिर शिबू सोरेन जेल में है। तो ऐसे कई नेता जो है ना वो जेल में है क्योंकि विधि के समक्ष समता का सिद्धांत अपनाया गया है। दूसरा है विधि का समान संरक्षण, प्रोटेक्शन। मतलब ये होता है, विधि के समान संरक्षण का मतलब ये नहीं होता कि सभी व्यक्तियों के लिए एक ही कानून होगा ना,
ये मतलब नहीं है। विधि का समान संरक्षण से तात्पर्य है कि एक श्रेणी के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा। कानून अलग अलग हो सकते हैं बट एक श्रेणी के लिए एक जैसा कानून बनाया जाएगा। जैसे एडल्ट्स के लिए अगर कानून बन रहा है तो वो सबके लिए बनाया जाएगा, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर बच्चों के लिए कानून बन रहा है तो सारी कम्युनिटी, सारी जातियों के बच्चों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए अगर कानून बन रहा है तो वो सभी महिलाओं के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा। जैसे लाडली बहना योजना चलाई गई। अब लाडली बहना योजना में ऐसा नहीं कि केवल हिंदू वर्ग की महिलाओं को ही जो है वो लाडली बहना में पैसा मिल रहा होगा। उस सभी कम्युनिटी जो उस क्राइटेरिया में आती हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को वो पैसा दिया जाएगा लाडली बहना का। तो ये क्या होगा? समान विधि का समान संरक्षण होगा, है ना। इसके अलावा जैसे अमीर का बच्चा खोया और गरीब का बच्चा खोया तो पुलिस दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए समान प्रयास करेगी। मतलब ये कि क्या हुआ? विधि का समान संरक्षण हुआ। बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना, ये सरकार को ये चाहिए कि समान व्यवहार करे बिना भेदभाव के। सरकार के सामने ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना गरीब ना अमीर। हालांकि प्रैक्टिकली तो भेदभाव किया ही जाता है बट यहाँ पर ये विधि का समान संरक्षण ही कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए। कानून सबके लिए समान होता है। कानून के लिए कोई स्पेशल अधिकार किसी व्यक्ति के लिए नहीं रहेंगे। सबके लिए समान व्यक्ति समान कानून। जो अभी चल रहा है सीए कॉमन जो सिविल संहिता बनाने की बात चल रही वो उसी तरीके की है। इसके अलावा समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये समान परिस्थितियों में समान व्यवहार मतलब विधि का समान संरक्षण। एक जैसी कंडीशन, जैसे अभी कोविड की परिस्थिति थी तो कोविड की परिस्थिति में किसी वर्ग विशेष को विशेष तरजीह ना देके सबको बराबर रूप से प्रोटेक्ट किया जाएगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, गवर्नमेंट अस्पताल में सभी लोगों को समान रूप से भर्ती किया गया था। तो समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। तो आप याद रखना कि एक कानून या एक कानून के द्वारा सभी को एक तरीके से अप्लाई करना ये तो गलत होगा, है ना। कि जैसे बड़े किसी अपराध करने पर बड़े को जो सजा है वो बच्चे को नहीं दी जा सकती, है ना। तो बच्चों के लिए जुवेनाइल एक्ट अलग बनाया गया है और बड़ों के लिए अलग एक्ट बनाया गया है। महिलाओं के लिए दंडात्मक का विधियां अलग हैं कि जैसे किसी महिला को अभी तक फांसी नहीं दी गई तो उनके प्रावधान अलग हैं, पुरुषों के प्रावधान अलग हैं। तो कुल मिलाकर के ये विधि का समान संरक्षण से तात्पर्य आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि अब इसके अपन अपवाद, आर्टिकल 14 के अपन अपवाद भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण आपने देखा। अपवाद देख लें तो आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार है कि अपने कार्यकाल में लिए गए निर्णय के लिए किसी भी न्यायालय के सामने इनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। ये अधिकार है। पद पर रहते हुए इन पर किसी भी प्रकार का फौजदारी मुकदमा या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। गिरफ्तारी या जेल के लिए इनके लिए अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया जा सकता। ये बात केवल राष्ट्रपति राज्यपाल की चल रही है। व्यक्तिगत कार्य के मामले में 2 मंथ पूर्व सूचना आपको दीवानी मामलों में देनी होगी, क्योंकि व्यक्तिगत कार्य है। दीवानी मामला जैसे मान के चले राष्ट्रपति या राज्यपाल पे आरोप है कि उन्होंने किसी जमीन को हड़प लिया है। ऐसी स्थिति में अब उन पर अगर दीवानी मुकदमा चलाया जाना है तो 2 महीने पूर्व सूचना देकर के दीवानी मुकदमा चल सकता है बट फौजदारी बिल्कुल नहीं चल सकता। इसके अलावा एमपी और एमएलए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए जो होते हैं, इनके द्वारा संसद और विधानसभा की कार्रवाई में इनके द्वारा कही गई बात को आप न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये भी इसका एक अपवाद है। इसके अलावा न्यूज़पेपर में यदि संसदीय कार्रवाई का प्रकाशन होता है तो उसके विरुद्ध भी जो है ना आपका याचिका नहीं लगाई जा सकती। ये भी इसका अपवाद है। न्यूज़पेपर एंड प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न के प्रसारण के बारे में है, वो भी इसका अपवाद होता है। आर्टिकल 39 भी अपवाद है। नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39 आप देखिएगा, समाजवादी समाज की स्थापना करना है। अगर किसी तर्क युक्त बात पर
कोई विशेष कानून बनाया जाता है तो इस आधार पर कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे मान के चलें कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, तो आपकी ये लिंग के आधार पर भेदभाव करने का आरोप आप लगा नहीं सकते। बच्चों के लिए अगर कोई विशेष फैसिलिटी दी गई है तो उस आधार पर कि ये भेदभाव किया जा रहा है, तो ये भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आर्टिकल 39 इसका अपवाद है। विदेशी राजदूत, कूटनीतिज्ञ जो डिप्लोमेटिक होते हैं एंड एम्बेसडर्स होते हैं जो फॉरेन के होते हैं, वो दीवानी और फौजदारी मामलों से मुक्त होते हैं। अपने यहाँ पर उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। यूएनओ के कर्मचारी जो है ना, वो भी इस प्रकार के मुकदमों से फ्री रहते हैं, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल नागरिक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक होते हैं। कुल मिला के आप इन अपवादों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 14 को ध्यान से पढ़ना, और कल इस समानता के अधिकार को कंप्लीट करने के बाद में फिर हम बैक टू बैक आपको पूरे मौलिक अधिकार कंप्लीट कराएंगे, और मौलिक अधिकार कंप्लीट करने के बाद में आप इसका तेजी से रिवीजन करिएगा। एक एक सेगमेंट पे आप स्पेशली ध्यान देंगे तो आपका जो कमांड है पॉलिटिक्स पे वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आपको अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट्स कर करके इसकी हमें इन्फॉर्मेशन दें, और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और आप रेगुलरली अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।